जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम श्मिट ट्रिगर्स थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करेंगे यूजिंग 555 टाइमर आईसी। ठीक है, बड़ी मशहूर किस्म की आईसी है 555 टाइमर आईसी। इसके ज़रिए हम जो है मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और ए स्टेबल जो है वो मल्टी वाइब्रेटर्स रियलाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो 555 टाइमर में यानी कि इसकी ऐसी ब्लॉक डायग्राम जो थोड़ी देर बाद हम अभी देखेंगे, उसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इससे पीछे चलते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। तो लॉजिक दो तरह की हुआ करती है, एक कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक और दूसरी सीक्वेंशियल। ठीक है, जो कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर इनपुट पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि अगर वही इनपुट आप 70 दफ़ा भी अप्लाई कर दें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आउटपुट वही निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर एंड गेट है तो एंड गेट में जो है वो आप लेट से एक इनपुट 0 देते हैं, एक इनपुट 1 देते हैं, तो आउटपुट इसकी ज़ीरो ही आनी है, चाहे आप जब मर्ज़ी इसके ऊपर 1 और 0 अप्लाई करें। ठीक है, ये चेंज नहीं होनी। ठीक है, तो यानी जो कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक है डिपेंड्स अपॉन इनपुट एट प्रेजेंट टाइम ओनली। ठीक है, जो सीक्वेंशियल लॉजिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, वो एक सॉर्ट ऑफ इनहेरेंट बिल्ट इन मेमोरी की तरह बिहेव करती है। इनहेरेंट बिल्ट इन मेमोरी की तरह बिहेव करती है। उसमें आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट के अलावा स्टेट पे भी डिपेंड करती है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि एक इनपुट, अगर आप एक इनपुट कोई ख़ास आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक के अपोजिट अगर आप वही इनपुट काफ़ी देर बाद या कुछ देर बाद अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आउटपुट डिफरेंट आए। ठीक है, यानी सीक्वेंशियल लॉजिक में सेम इनपुट at different time may produce different output depending on state of the circuit। ठीक है, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो है आमतौर पर उन्हें टू स्टेट सर्किट्स कहा जाता है या बाइस्टेबल सर्किट्स भी कहा जाता है, बाइस्टेबल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल लॉजिक जो है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स को टू स्टेट सर्किट्स भी कहा जाता है या बाइस्टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाइस्टेबल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जिनकी आउटपुट 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, बाइस्टेबल ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी आउटपुट जो है 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, तो एक दफ़ा अगर आपकी इन आउटपुट जो है वो 0 या 1 आ गई है, तो चाहे अब इनपुट ना दें, अब इनपुट ना दें, ये बाइस्टेबल डिवाइस ये आउटपुट रिटेन करेगी। उस वक्त तक रिटेन करेगी जब तक आप कोई नई इनपुट नहीं दे देते। कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक में ऐसा नहीं होता।
आप इनपुट अप्लाई करते हैं, आपको आउटपुट मिलती है, जैसे ही आप इनपुट हटा लेते हैं आउटपुट भी हट जाती है, उसकी मेमोरी नहीं होती। जबकि यहाँ पर आपने वंस इनपुट की वजह से कोई आउटपुट आ गई 0 या 1, तो वो उस वक्त तक रहेगी जब तक आप कोई नई इनपुट नहीं देते। ठीक है, यानी कि एज लॉन्ग एज न्यू इनपुट इज अप्लाइड बाय स्टेबल devices have ability to be in one state forever। ठीक है, तो जो आपने DLD में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े होंगे, ठीक है, वो बाय स्टेबल डिवाइसेस हैं। तो आपको याद होगा फ्लिप फ्लॉप्स आमतौर पर 4 तरह के हुआ करते थे, 4 टाइप्स हुआ करते थे फ्लिप फ्लॉप्स की। एक SR फ्लिप फ्लॉप होते थे, एक JK फ्लिप फ्लॉप होते थे, एक D फ्लिप फ्लॉप होते थे और एक T फ्लिप फ्लॉप होते थे। ठीक है, जो SR और D फ्लिप फ्लॉप थे वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इस सेंस में कि इसकी 2 इनपुट होती थी, इसकी एक ही इनपुट दोनों इनपुट्स में चली जाती थी। होता ये SR की तरह का ही था। दूसरी JK होता था, JK में आपकी जो आउटपुट है वो फीडबैक होती थी आउटपुट गेट पे, और पीछे भी जाकर इनपुट हुआ करती थी। तो JK और T फ्लिप फ्लॉप एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो अभी हम जब 555 टाइमर डिस्कस करेंगे तो उसमें जो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो SR फ्लिप फ्लॉप है। तो बाकी फ्लिप फ्लॉप्स तो आप पढ़ चुके हैं DLD में, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा SR फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं कि उसकी सर्किटरी में भी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ताकि जब हम उसको 555 टाइमर में इस्तेमाल करें तो कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, SR फ्लिप फ्लॉप है, तो इसको आमतौर पर ऐसे ही नोट करते हैं, ऐसे लिखा होता है, एक S और एक R, या चलें बुक में जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, R और S, Q और Q डैश। ठीक है, यानी कि 2 इनपुट्स हो गई, 2 आउटपुट्स हो गई। ठीक है, तो अभी क्लॉक पल्स भी वैसे यहाँ पे होती है, उसका भी हम फ़िलहाल जिक्र नहीं कर रहे। तो अभी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल हमारे पास सेट और रीसेट के इनपुट्स हैं और Q और Q डैश की आउटपुट्स हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 और आखिरी इनडिटर्मिनेट स्टेट। ठीक है, तो इसको आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि जब आपकी जो S बिट है यानी कि सेट बिट है वो 0 से 1 होगी, तब आपकी आउटपुट Q जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये Q और Q डैश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि अगर ये 1 होगी तो ये 0 होगी और अगर ये 1 होगी तो ये 0 होगी। तो जब सेट बिट आपकी 0 से 1 होती है तो ये आपका आउटपुट भी 0 से 1 हो जाएगा। और इसी तरह रीसेट बिट अगर आपकी 0 से 1 होती है तो आपका जो Q डैश है वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब S बिट आपकी 0 से 1 होगी तो Q 1 हो जाएगा, जब R बिट आपकी 0 से 1 होगी तो Q डैश 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेट स्टेट है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा पहले ही 1 था, ये भी 1 हो जाएगा, इस इनडिटर्मिनेट स्टेट। तो अब हम बात करते हैं, अब 555 टाइमर का देखते हैं कि 555 टाइमर क्या है। इसके सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, इसकी पिन्स बताता हूँ क्या हैं, उसके बाद फिर इसको मोनोस्टेबल या ए स्टेबल बनाने के लिए
हम जो है वो सर्किट लगाएंगे। सबसे पहले मैं सर्किट बना लेता हूँ इसका। हमारे पास दो कंपैरेटर्स हैं यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों कंपैरेटर्स जो हैं ये जाके फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस यानी कि जो वोल्टेज डिवाइडर, एक रेजिस्टेंस की चेन है वो यहाँ से रन होती है, ठीक है। और ये जो है हमारी इस वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं वी थ्रेशोल्ड, हाई थ्रेशोल्ड, ठीक है। और ये जो है पिन इससे कनेक्टेड है, इसे लो कहते हैं, ठीक है, लो थ्रेशोल्ड। ये अपर ट्रिगर है, लो ट्रिगर, अपर ट्रिगर, लो ट्रिगर। और जो ये वाली इनपुट है ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। इस पिन को कहते हैं ट्रिगर। जो ये Q की आउटपुट है, Q1, ये Q डैश यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसकी आउटपुट आती है एक ट्रांजिस्टर की बेस में, जो कि सैचुरेशन में आमतौर पे काम करता है। इसकी जो कलेक्टर पिन है उसको नाम दिया गया है डिस्चार्ज का, ठीक है। और ये वाली पिन है ग्राउंड, R1 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 VCC, इसको हम कहते हैं कंपैरेटर 1, इसको कहते हैं कंपैरेटर 2। और ये रजिस्टर है Q1 का, और यहाँ पे एक रजिस्टर भी था, 100 ओम। और ये जो इसकी आउटपुट है, ये आउटपुट है V0, आईसी की आउटपुट V0, यानी कि ये पिन्स हैं आईसी की, ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये पिन और ये पिन, 6 पिन्स हैं। आउटपुट के पिन है, VCC की पिन है, थ्रेशोल्ड की पिन है, ट्रिगर की पिन है, डिस्चार्ज की पिन है और ग्राउंड की पिन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें दो कंपैरेटर्स हैं, 1 SR फ्लिप फ्लॉप है, ट्रांजिस्टर है जो स्विच के तौर पे एक्ट करता है और या सैचुरेशन में या कट ऑफ में काम करेगा, एक्स एज स्विच, यानी कि इससे हम एम्पलीफिकेशन वाला काम नहीं ले रहे, एक्टिव रीजन में काम नहीं करेगा, ठीक है। पावर सप्लाई VCC जो है वो आमतौर पर 5 वोल्ट्स होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको 555 टाइमर के IC में मिलती हैं। आपको एक रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर भी मिलता है, ठीक है, विद इक्वल रेजिस्टेंसेस R1, ठीक है। और रेफरेंस वोल्टेजेस मिलते हैं हमें दोनों कंपैरेटर्स के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जो VTL है, अगर ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो VTL क्या होगा, इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो ये सीरीज़ में 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो VTL क्या होगा हमारा, VTL वुड बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय VCC, या R1 डिवाइडेड बाय 3 R1 VCC, या फिर 1/3 VCC। इसी तरह से अगर आप VTH को देखें तो ये VTH और ग्राउंड के दरमियान कितने रेजिस्टर हैं, 2 रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज है। तो जो हम VTH लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई VCC, तो 2R1/3R1 VCC या फिर 2/3 VCC, ठीक है। यानी कि VTL जो होगी अपर ट्रिगर VTH अपर ट्रिगर जो होगा वो 2/3 VCC है, और लोअर ट्रिगर जो है वो 1/3 VCC है, ठीक है। अब जब भी कभी ये वाली इनपुट जो है वो VTL से कम होगी तो ये सेट हो जाएगा, और जब भी कभी ये वाली इनपुट VTH से ज़्यादा होगी तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली इनपुट VTH से कम होगी तो कुछ नहीं होगा, ये वाली इनपुट VTL से ज़्यादा होगी तो कुछ नहीं होगा। ये वाली इनपुट VTL से कम होगी तो एस पे क्लिक हो जाएगा, और अगर ये वाली इनपुट VTH से ज़्यादा होगी तो R एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या है जी, आउटपुट of comparators are fed to SR flip flop, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ कंपैरेटर 2 वो ट्रिगर है, हम देख चुके हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ कंपैरेटर 1 वो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। जो कलेक्टर ऑफ Q1 है वो क्या है, डिस्चार्ज पिन, ठीक है। जो आउटपुट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप है वही असल में आउटपुट ऑफ 555 टाइमर IC है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इंप्लीमेंट करते हैं 555 टाइमर से। उसके बाद हम A स्टेबल करेंगे, तो अगर A स्टेबल कर लिया तो एक्चुअली A स्टेबल और बाई स्टेबल एक ही होंगे, ड्यूटी साइकिल का फ़र्क होता है। इम्प्लीमेंटिंग मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर IC, ठीक है। तो मैं सर्किट बनाता हूँ पहले इसका। अंदर वाली सर्किटरी तो सेम रहेगी, बस बाहर जो पिंस निकली हुई थी उसमें चीज़ें अटैच करेंगे, ठीक है। वही 2 कंपैरेटर्स, और ये दोनों कहाँ हैं जी, SR फ्लिप फ्लॉप में हैं, ठीक है। और एक ऊपर से वोल्टेज डिवाइडर आ रहा है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारी थी VTH, ये हमारी थी VTL, R1। इसके साथ साथ ये हमारी तो VOUT थी, ये हमारा एक आदत ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बना लिया, अब बस बाहर के कनेक्शन करने हैं, ठीक है। ये ट्रिगर ट्रिगर का नाम दे देते हैं इसको, फिर एक हम और रजिस्टर भी लगाते हैं, कैपेसिटर भी लगाते हैं, और फिर इस पिन को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि अब इस पिन पे, यानी कि इसकी इन्वर्टिंग पे, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो जा रही है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, ये R है, और यही वोल्टेज हमने कहाँ दे दी है, यही वोल्टेज हमने इसके कलेक्टर में दे दी है, ठीक है। इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे ये हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब वो कैसे चलता है ये भाई हम देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल RC सर्किट लगाया हुआ है हमने, तो जो
स्टेबल स्टेट में SR होगा, वो अपनी रीसेट स्टेट में होगा, और Q आउटपुट विल बी हाई। अब हम ये स्टार्ट किसी ना किसी जगह से तो स्टार्ट करना है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट स्टेट में है, Q 0 है, आउटपुट 0 है, और Q डैश 1 है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट स्टेट में है, Q 0 है, जबकि Q डैश जो है वो 1 है। Q डैश 1 होने की वजह से ये जो Q डैश 1 की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, Q1 ट्रांजिस्टर विल बी ऑन। ठीक है, तो अभी जो है वो ट्रांजिस्टर जो है उसे हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो और VCC जो है फ़िलहाल जो है अभी VC कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर इनिशियल डिस्चार्ज है, तो VC जो है वो 0 है, VC इज़ 0। ठीक है, VC 0 है, तो जो ये हमारी इनपुट जा रही है इस तरफ, ये भी 0 होगी। ठीक है, ये भी 0 होगी, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रिगर पे इस जगह पे ट्रिगर अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम ट्रिगर जो है अप्लाई करते हैं। यानी कि पहले ट्रिगर क्या था, पहले जो रीसेट स्टेट में ट्रिगर जो था वो हाई था। ठीक है, ट्रिगर हाई होने की वजह से ये इनपुट हाई थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस VTL की वजह से, यानी कि यहाँ हम कोई नहीं गए। ये तब फ़र्क आएगा जब ये वाली इनपुट इससे कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि इनिशियली मैं लिख देता हूँ, इनिशियली ट्रिगर लेवल हाई। अब हम ट्रिगर लेवल को लो करते हैं। ठीक है, ट्रिगर लेवल को हमने लो कर दिया, यानी कि मैं इधर बना देता हूँ। देखिए, इस ट्रिगर लेवल को हमने लो कर दिया। ठीक है, जब ट्रिगर लेवल को लो किया तो ट्रिगर लेवल लो होने की वजह से ये हमारा जो है ये कंपैरेटर 1 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और सॉरी, ये कंपैरेटर 2 है, कंपैरेटर इसको 2 लिख देते हैं, इसको कंपैरेटर 1 लिख देते हैं। तो कंपैरेटर 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाएगा, और फ्लिप फ्लॉप सेट होने की वजह से आपका Q1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने लो ट्रिगर अप्लाई किया तो इसके बाद क्या हुआ, आपके कंपैरेटर 2 ने आउटपुट दी, कंपैरेटर 2 ने आउटपुट देने की वजह से आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट पे चला गया। सेट पे होने की वजह से आपका Q1 हो गया और Q डैश जो है वो 0 हो गया। ठीक है, Q1 हो गया और Q डैश 0 हो गया, यानी कि आउटपुट आपकी V0 जो है आपको V0 क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब Q डैश 0 हो गया, और Q डैश 0 होने की वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑफ होने की वजह से आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो यहाँ से करंट जा रहा था ना जब ये ऑन था, अब नहीं, ये ऑफ है, तो अब आपका करंट जो है VCC से यहाँ पर जाएगा थ्रू रेजिस्टर्स R, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर begins to get charged
थ्रू आर, ठीक है। और जो वी सी है दैट विल राइज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। वी सी जो है वो क्या करेगी, एक्सपोनेंशियली राइज होगी टूवर्ड्स वी सी सी, यानी कि वी सी सी की तरफ। वी सी सी ही उसे चार्ज कर रहा है ना, तो टूवर्ड्स वी सी सी जो है वो चार्ज हो राइज होगी, लेकिन वी सी सी तक पहुंच नहीं पाएगी। वी सी सी तक पहुंच नहीं पाएगी, क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि जैसे ही इसकी जो चार्ज, जब इसकी वोल्टेज है वो वी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कंपैरेटर 1 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो कंपैरेटर एक्टिवेट हो जाएगा। कंपैरेटर एक्टिवेट होने की वजह से आपका रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने की वजह से आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। आउटपुट ज़ीरो होने की वजह से Q1 जो है वो इसके ऑन कर देगा। इसको ऑन करने की वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा अपनी असली स्टेट पे आ जाएगा जो पहले थी। इसका मतलब है कि ये जो है मोनो स्टेबल की क्वालिटी को पूरा कर रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा। कब तक इंक्रीज़ करेगा? जब तक अनटिल वी सी बिकम्स इक्वल टू वी अपर ट्रिगर। जब अपर ट्रिगर लेवल से ज़्यादा होगा जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटर 1 एक्टिवेट हो जाएगा। कंपैरेटर एक्टिवेट होने की वजह से आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। आउटपुट ज़ीरो होने की वजह से Q-1 हो जाएगी। Q-1 होने की वजह से आपका ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होने की वजह से आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और आपके पास अब देखिए आउटपुट आपकी क्या होगी, दोबारा आउटपुट ज़ीरो होगी। जहाँ से स्टार्ट हुई थी आउटपुट वहीं पे ज़ीरो हो गई। यानी कि ट्रिगर लेवल अप्लाई करने के बाद जो है आपकी आउटपुट जो है वो, यानी कि जब तक ये बढ़ रही थी तब तक तो आउटपुट आपकी 1 रही, लेकिन जैसे ही ये वी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुई वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई, यानी कि रीसेट स्टेट में वापस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है यानी कि ये एक ही स्टेट रखता है। अगर आप ट्रिगर देंगे तो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाएगा तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो ये एक ही स्टेबल स्टेट है इसकी, इसलिए इसको मोनोस्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करेगा। तो जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वी सी, दैट वुड बी इक्वल टू वी सी सी और 1 माइनस, क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइज करेगा टुवर्ड्स वी सी सी, e raised to power माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो जब ये वाला टाइम कांस्टेंट आ जाएगा t, तब क्या हो जाएगा, तब आपकी जो वी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी अपर ट्रिगर लेवल के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जब t आपका t के बराबर हो जाएगा तो वी सी आपका हो जाएगा वी अपर ट्रिगर लेवल पर। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो 2/3 VCC है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पुट कर देते हैं। इसकी जगह इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, 2/3 VCC इक्वल्स टू VCC 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर RC। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई RC, या फिर माइनस टी बाई RC इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3, या फिर 1/3। ठीक है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए R/C इक्वल्स टू 3, तो इसको ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे, तो T/RC वुड बी इक्वल टू ln 3
या T वुड बी इक्वल टू ln3 मल्टीप्लाइड बाय RC। ln3 को कैलकुलेट करें तो वो आता है 1.1 RC। ठीक है, तो ये टाइम कांस्टेंट है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। ठीक है, तो जिस तरह मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वैसे ही ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब ए स्टेबल को देखते हैं यूजिंग 555 टाइमर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555। तो ये भी इंटरनली तो आईसी वही होगी, सिर्फ जो बाहर की इनपुट्स हैं उसमें हम कुछ चीज़ें लगाएंगे, उनकी सेटिंग करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। मैं दोबारा सर्किट बना देता हूँ। ये वही कंपैरेटर 1 है, वही कंपैरेटर 2 है, ये दोनों की आउटपुट्स जा रही हैं फ्लिप फ्लॉप पे Q डैश। ये आपकी आउटपुट है, यहाँ से आपकी आउटपुट जो है वो एक रजिस्टर के थ्रू जा रही है एक ट्रांजिस्टर में जो कि स्विच के तौर पे काम करता है। यहाँ ऊपर से एक गिरता है वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो हमारी नेगेटिव इनपुट थी ये हमारी इधर भी अपर थ्रेशोल्ड पे है, अपर ट्रिगर लेवल पर, ये वाली VTL पे है। ठीक है, ये तो हमने चीज़ें कॉमन कर ली, R1 R2 R1 R। अब बाहर के कनेक्शन कैसे हैं? बाहर के कनेक्शन ये है कि हमने इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है? इसको हमने लिया हुआ है एक कैपेसिटर से। और कैपेसिटर कहाँ से हो रहा है? कैपेसिटर एक दो रजिस्टर से चार्ज हो रहा है, RA RB, और ये इन दोनों के मिड पॉइंट से हमारा कनेक्शन जा रहा है इसके कलेक्टर को। तो ये हमारा जो है वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का 555 टाइमर का सर्किट पूरा होता है। ठीक है, ए स्टेबल ए बाई स्टेबल की तरह ही है, यानी कि हम क्या होगा कि पहले जो है वो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो स्टार्ट में इसको हम लिख देते हैं कंपैरेटर 2 है, ये कंपैरेटर 1 है, ये आपका रजिस्टर Q1। तो स्टार्ट में हम एज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर शुरू में डिस्चार्ज था। ठीक है, एज्यूम इनिशियली C is discharged and फ्लिप फ्लॉप इज़ सेट। फ्लिप फ्लॉप सेट है, इसका मतलब है कि Q जो है वो 1 है और Q डैश जो है वो 0 है और Q1 जो है वो ऑफ है। ठीक है, अब Q1 ऑफ है, Q1 ऑफ होने की वजह से यहाँ से ये वाला पाथ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑफ है। तो आपका क्या हो जाएगा? VCC के ज़रिए RA और RB के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? कैपेसिटर बिगिंस चार्जिंग थ्रू RA एंड RB। ठीक है, RA और RB के थ्रू चार्ज होगा। चार्ज कहाँ तक होगा? VCC तक चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन VCC तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या है? VTH है, और जैसे ही ये वाली वैल्यू VTH से ज़्यादा हुई इसने एक्टिवेट हो जाना है। ठीक है, मैं इसकी टाइमिंग डायग्राम बना देता हूँ। ये VTH तक पहुंची लेकिन आगे नहीं जा सकेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब जैसे VTH से ज़्यादा हुई इसने एक्टिवेट हो जाना है। इसने एक्टिवेट होकर R को रीसेट को 1 कर देना है। रीसेट को 1 होने की वजह से आपका V0 हो जाएगा। V0 होने की वजह से आपका Q1 हो जाएगा। Q1 होने की वजह से आपका Q1 जो है इसकी ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने की वजह से ये आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
डिस्चार्ज होने की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपका जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ज़ीरो तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या है, आपकी ये डिस्चार्ज होता है ना, तो ये तो इधर भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू VTL से नीचे आई तो इसने एक्टिवेट हो जाना है। इसने एक्टिवेट होके क्या करना है, इसने एक्टिवेट होके सेट को 1 कर देना है। सेट को 1 करके Q1 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये दोबारा ऑफ हो जाएगा और दोबारा ऑफ होने की वजह से ये दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ तक पहुँचेगा VTL तक तो इससे नीचे नहीं जा सकेगा, वो कंपैरेटर 2 ऑन हो जाएगा और दोबारा ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जब ये वाला ऑन था, यानी कि जब ये आपका चार्ज हो रहा था, तब ये V01 था। जैसे ही ये इसकी वैल्यू V थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुई तो ये R1 हो गया। R1 होने की वजह से ये V0 0 हो गया। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू V थ्रेशोल्ड से बढ़ी तो पहले ये 1 था। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू उससे बढ़ी तो ये नीचे आ गया। कब तक नीचे आएगा? जब तक ये इससे यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो दोबारा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कब तक हाई रहेगी? जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा T हाई है यानी कि ऑन वाला, और ये क्या है, ये वाला T लो है यानी कि जब इसमें ऑफ होता है। ठीक है, तो यही हम सारी कहानी यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे ही ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो जब कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो उससे बढ़ जाएगी V थ्रेशोल्ड से, तो कंपैरेटर 2 जो है वो आपका कंपैरेटर 1 जो है वो ऑन हो जाएगा। कंपैरेटर 1 आपका ऑन होने की वजह से आपका रीसेट जो है वो 1 हो जाएगा। रीसेट 1 होने की वजह से आपका जो Q है वो 0 हो जाएगा, आउटपुट नीचे आ जाएगी। Q 0 होने की वजह से आपका Q-1 हो जाएगा। Q-1 होने की वजह से आपका Q1 ऑन हो जाएगा। Q1 ऑन होने की वजह से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू VC की वैल्यू VTL से नीचे चली जाएगी तो आपका कंपैरेटर 2 ऑन हो जाएगा। कंपैरेटर 2 ऑन होने की वजह से आपका सेट 1 हो जाएगा। सेट 1 होने की वजह से आपका Q1 हो जाएगा। Q1 होने की वजह से Q-0 हो जाएगा। Q-0 होने की वजह से आपका Q1 ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यही कहानी चलती रहेगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। तो ये इसकी कोई भी जो इसकी वो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, 0 और 1 के दरमियान जो है वो बदलती रहेगी। ठीक है, आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल राइज है हमारी फ्रॉम VTL टू VTH, वो क्या होगी भला? वो होगी VTL से VTH तक जाते हुए वो होगी VCC माइनस VTL, यानी कि जो VCC माइनस VTL को कौन सा होता है? VCC माइनस VTL है ये वाला यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन कब तक ये यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, VCC से कम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए VCC माइनस
वी टी एल मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस टी सी आर ए प्लस आर बी, क्योंकि चार्जिंग जो है वो दोनों रजिस्टर से कैपेसिटर की होती है। ठीक है जी। तो हम शुरू में स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में ये टी एच था, यानी कि जब टी ज़ीरो था तो टी एच था फिगर में। तो टी ज़ीरो पे टी एच था, तो टी एच पे आपकी वैल्यू हाई थी। वैल्यू हाई होने की वजह से आपका जो वी सी था वो वी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया। जब हाई था तो वी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया। वी थ्रेशोल्ड पे पहुंचने की वजह से आपका जो यानी कि जब टी जो है आपका वो ज़ीरो से जब पहुंच के टी एच पे पहुंचा, टी एच पे पहुंचने की वजह से आपका जो वी सी है वो क्या हो गया, वी अपर ट्रिगर लेवल पर हो गया। ठीक है, जब ये टी एच पे पहुंचा तो ये अपर ट्रिगर लेवल पे हो गया। तो हमें पता है कि जो अपर ट्रिगर लेवल की वैल्यू है वो है 2/3 VCC। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट करके हमें जो है 2/3 VCC इक्वल्स टू VCC माइनस VCC माइनस VTL जो है 1/3 VCC है, ये हम पहले देख चुके हैं। और e की पावर माइनस TH डिवाइड बाई C RA प्लस R। सॉल्व करते हैं। यहाँ से VCC कॉमन ले लें आप, तो ये 1 माइनस 1/3 ई रेज़ टू माइनस TH C RA प्लस R। ठीक है, 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 1 2/3 e की पावर माइनस TH ओवर C RA प्लस R। ठीक है, तो 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस TH C RA प्लस RB इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। तो 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस TH C RA प्लस RB वुड बी 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई रेज़ टू पावर माइनस यानी कि जो हमारे पास 2 है, 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर TH, यानी कि ये उस तरफ चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा C RA प्लस R। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो TH डिवाइडेड बाई C RA प्लस RB वुड बी इक्वल टू ln2। तो TH वुड बी इक्वल टू ln2 C RA प्लस RB। ln2 जो है वो 0.69 है, तो TH वुड बी इक्वल टू 0.69 C RA प्लस R। इसी तरह से जब हमारी VTH से VTL की तरफ आ रहे होंगे, तो जब VTL हो गया है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो हमारी वोल्टेज VC किसके बराबर हो गई है, VTL के बराबर हो गई है। यानी कि जब T हमारा जो है वो TL के बराबर हो गया है, तो हमारा VC किसके बराबर हो गया है, हमारा VC VTL के बराबर होगा। तो एक्सप्रेशन देखें, VC वुड बी इक्वल टू, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे है तो वहाँ की वैल्यू से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू V अपर ट्रिगर लेवल है, तो यहाँ से वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू VTH ई रेज़ टू पावर माइनस T ओवर CRB। ठीक है, जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो फिर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू होता है ना, तो उस केस में सिर्फ RB डिस्चार्जिंग के रास्ते में आता है, RA डिस्चार्जिंग के रास्ते में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ RB लिखा है। तो इस जगह पर VTL है, तो VTL हमें पता है, VTL क्या होता है, VTL 1/3 VCC है। 1/3 VCC इक्वल्स टू 2/3 VCC ई रेज़ पर माइनस T ओवर CRB। तो यहाँ से हम कैंसिल हो जाता है, VCC कैंसिल हो जाता है, तो ई रेज़ टू पावर, इधर सॉरी हमने इसको TL नहीं लिखा,
तो ये रेज़ पावर टी एल ओवर सी आर बी वुड बी इक्वल टू 2 और टी एल ओवर सी आर बी इक्वल्स टू 2 ln2 और ln2 भी 0.69 है, हमें हमने देखा, तो टी एल वुड बी इक्वल टू 0.69 सी आर बी। जो टोटल टाइम है वो हमारा है टी एच प्लस टी एल, इधर लिख देते हैं 0.69 सी आर ए प्लस आर बी प्लस 0.69 सी आर बी। तो ये क्या हो जाएगा 0.69 सी आर ए प्लस 2 आर बी। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल देखते हैं। ड्यूटी साइकिल क्या है कि कितना टाइम जो है वो हमारी पल्स जो है वो ऑन रही है, टी एच डिवाइड बाई टी एच प्लस टी एल। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टी एच हमारे पास है 0.69 सी आर ए प्लस आर बी और ये भी हमने निकाला है टी एच प्लस टी एल अभी निकाला है ये, तो यहाँ पुट कर देंगे 0.69 सी आर ए प्लस 2 आर बी, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टिंग वुड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर आर ए प्लस 2 आर बी। ये हमारा ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जी आज ए स्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। श्मिट ट्रिगर पहले हम पढ़ चुके थे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।